हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम एमटीपी डिस्कस करने वाले हैं ओएमएसएम का, जो कि आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए इश्यू किया है। तो आपके सामने है मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 पेपर नंबर 9 सीरीज 1। क्योंकि इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर जो है वो 2 दिया करता है, तो ये सीरीज 1 है, तो इसके बाद सीरीज 2 भी आएगी। और पेपर नंबर 9 जो है वो है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज हम ओएमएसएम का जो एमटीपी इश्यू किया है इंस्टीट्यूट ने, उसको हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस एमटीपी का, वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिए। कॉस्ट एफएम का भी अभी आना बाकी है। ओएमएसएम का आज हम डिस्कस कर ही रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी आएगा, लॉ एंड एथिक्स का भी आएगा, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का भी आएगा, और फाइनल में जो मेरे सब्जेक्ट है दैट इज एसएफएम और एससीएम, उनका भी एमटीपी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब चैनल पे, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, कॉस्ट एफएम, सीएमए फाइनल का एससीएम और एसएफएम की पूरी रिवीजन सीरीज यूट्यूब चैनल पे चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी टेलीग्राम चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल पर ही हम बताते हैं किस डेट को कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, उस दिन हम टेस्ट डालते हैं वहां पे, और नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ओएमएसएम के पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स हमें पता है सर 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे जो है वो हमें यहाँ पे पेपर को करने के लिए मिलते हैं। तो इसमें तो किसी तरीके का कोई चीज है नहीं सर, नॉर्मल है ये, तो 3 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पेपर है 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, और जो सेक्शन बी होता है इसका, सेक्शन बी जो होता है इसका वो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेक्शन बी जो है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिलेबस 2016 में जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट की वेटेज 70% रहती है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वेटेज 30% की है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सर जो सेक्शन ए है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो होता है उसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट 1 में यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया सबसे पहले, जिसमें 10 एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यू है। इसके बाद बी में आप देख सकते हो 5 मैच द फॉलोइंग है, 5 नहीं 6, और सी में भी 6 ट्रू फॉल्स है। इसका मतलब 22 मार्क्स का ऑपरेशंस मैनेजमेंट का यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो, जिसमें एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स है। इसके बाद पार्ट 2 है ओएम का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक गिवन है, मतलब 4 क्वेश्चन गिवन है टोटलिटी में, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने। इसका मतलब आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन की चॉइस मिल जा रही है। हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 16 नंबर की है। तो 3 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो 48 मार्क्स के बनेंगे। 22 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 क्वेश्चन आपको 48 मार्क्स के और अटेम्प्ट करने हैं। अकॉर्डिंगली 70 मार्क्स का आपका ये पेपर बन जाएगा। जिसमें अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक थ्योरी पार्ट है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ए पार्ट थ्योरी है तो बी पार्ट आपका प्रैक्टिकल है। और जो 4th क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो सर, 4A जो है वो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल है, और 4B जो है वो भी प्रैक्टिकल ही है, वो भी प्रैक्टिकल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है इसका मतलब। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ए पार्ट थ्योरी हो गया तो बी पार्ट आपका प्रैक्टिकल हो गया।
और इसी तरीके से एसएम में अगर आप जाओगे तो एसएम में जो पार्ट है, 2 पार्ट किए गए हैं। पार्ट 1 जो है उसमें आपको 6 एमसीक्यू दिए गए हैं, 6 मार्क्स के एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू दिए गए हैं। और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन है 7, 8, 9, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एसएम में देखो प्रैक्टिकल का कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा थियोरेटिकल चलता है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर डिवाइड किया गया है। टोटलिटी में 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन की चॉइस ऑपरेशन मैनेजमेंट में मिल गई, एक एसएम में मिल गई। तो अकॉर्डिंगली आपको 7 क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब सिंपल है सर, एमसीक्यू क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साथ 4-4 ऑप्शंस अटैच्ड हैं, जो ऑप्शन सही है वो आपको सिलेक्ट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन हायर वॉल्यूम्स ऑफ मोर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और सर्विसेज आर नीडेड। तो सर सिंपल देखो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आते हैं तो आप इजीली आंसर दे पाओगे, नहीं आते तो यहां पे मैं कहूं कि कॉमन सेंस से आंसर दे दो, बात बनती नहीं है। तो विच प्रोसेस इज यूज, कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है जब हम हायर वॉल्यूम बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बैच प्रोसेस, सर बैच जो है एक बैच दूसरे बैच से अलग हो सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, रेपिटेटिव प्रोसेस और जॉब शॉप प्रोसेस। तो सर जॉब प्रोसेस तो अलग अलग इंडिविजुअली होती है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें आप स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बल्क में बनाते हो, मास ऑफ गुड्स बनाते हो। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। सर असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इनमें से कौन सी मेथड्स हैं? कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, हंगेरियन मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ऑल ऑफ द। तो सर देखो प्रैक्टिकली जब आप पढ़ते हो असाइनमेंट को तो हंगेरियन मेथड पढ़ते हो, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं सर कौन कौन सी मेथड होती है, तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड भी होती है, हंगेरियन भी होती है, सिंप्लेक्स भी होती है। तो सर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इज, कि इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन करते हैं तो उसका पर्पज क्या होता है? आप इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में एलपी का एप्लीकेशन करने के पीछे क्या पर्पज है, क्यों करते हो? टू डिटरमाइन ए प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट इन द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, to determine an optimal solution of the problem under the given constraint, to determine the cost effective solution of the problem under scarce resources, to determine a plan for time based solution to the problem for increasing productivity. Sir theoretical question hai, A will be your answer. The purpose of application of LP in industrial problem is to determine a plan for production and procurement in the time period under consideration. Next, fourth, sir, what is the way to achieve competitive advantage in the marketplace from the following? Line balancing, JIT manufacturing, cellular manufacturing या फिर batch production? Sir, answer is just in time manufacturing. Just in time manufacturing is the way to achieve competitive advantage in the marketplace. Next, fifth, the multiple shift operation can be enhanced by adopting firm's capacity utilization, डिमांड फॉर फॉर्म मार्केट, फॉर्म लेबर टर्नओवर, फॉर्म चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो सर मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन, जब आप मल्टीपल शिफ्ट में काम करते हो, इट कैन बी एनहांस्ड बाय फॉर्म्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ज्यादा शिफ्ट में काम करोगे, फॉर्म की कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ, व्हाट इज द फिजिबल सॉल्यूशन इन ए एलपी मॉडल? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में जब हम फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? The basic solution to the general linear programming problem, any solution that also satisfies the non-negative restriction of the general LP problem, a solution which optimize, maximize or minimize the objective function of a general LP problem, a basic solution to the system of equation if one or more of the basic variables become equal to 0. तो सर इसका आंसर है B, any solution that also satisfies the non-negative restriction of the general LP problem. इस बार ये जो एमटीपी में एमसीक्यूज गिवन है, ये डायरेक्टली एमसीक्यू नहीं है, इससे मेरा मतलब क्या है?
ये जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो है इन 10 एमसीक्यू में, ये डायरेक्टली आपके स्टडी मटेरियल में एज इट इज नहीं गिवन है। अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ही आप इन एमसीक्यूज का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट 7, और हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं अपने क्लासेस के लिए, वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट है इन चीजों का आंसर देने के लिए, क्योंकि हमने अपने नोट्स में मेन स्पेसिफिकेशन क्या है हमारे नोट्स का, कि हमने कोई भी चीज पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं रखी, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेट में चीजों को पढ़ना जो है काफी दिक्कत वाली बात है, उनको याद रखना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने हर चीज को पॉइंट वाइज करा हुआ है, हर चीज को बुलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, हर एक पैराग्राफ को हमने क्या करा है, पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है, और पॉइंट्स बना के हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करवाते हैं, जिसकी वजह से इन क्वेश्चंस का आंसर देना स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक ब्लैंक दे दिया, कहते हैं इज द बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटीज और प्लांट लेआउट, इक्विपमेंट एंड डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम। तो सर दिस इज नॉन एज प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग इज द बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटीज, लेआउट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8, which one of the following is not a sequencing rule for single facility? सीक्वेंसिंग रूल जो आप पढ़ते हो सर, इनमें से कौन सा सीक्वेंसिंग रूल नहीं है? DSRO होता है, LFT, सर LFT जो है वो आप पढ़ते तो हो, लेकिन CPM पार्ट में पढ़ते हो, नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग में पढ़ते हो। सीक्वेंसिंग रूल नहीं है LFT। SSRO भी होता है, MDD भी होता है, तो सर LFT विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th वन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन? देखो प्रोडक्ट डिजाइन के रीजंस तो कई होते हैं, लेकिन क्वेश्चन मेन रीजन जानना चाह रहा है। पॉइंट नंबर 8, टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू सस्टेन इन द मार्केट, टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू फुलफिल चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू कॉप विद चेंजिंग रेगुलेशन इन द मार्केट। चारों को पढ़ के ही लगता है सर चारों ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन मेन रीजन जानना चाहता है, और एज पर आवर स्टडी मटेरियल मेन रीजन जो है वो है टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो बस एक वर्ड आपको पता रखना है, कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। और लास्ट जो एमसीक्यू है 10th वन, व्हाट डज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ऑपरेशंस मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, यस। मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का नुकसान कम से कम हो, यस। मिनिमाइजिंग अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्ट कम हो, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, यस। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। हम अपने लॉसेस को भी कम से कम करना चाहते हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज को भी बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज का वेस्ट भी कम से कम करना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज हो। तो दीज आर द 10 एमसीक्यूज जो प्योर थ्योरेटिकल होते हैं। ओएम में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करोगे, जो कि एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स आता है, वो प्योर थ्योरेटिकल आता है, उसमें नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चंस की बुकलेट दी है, वो बिट क्वेश्चन की बुकलेट आप करो सबसे पहले, तो उसके बाद आपको ऑफ कोर्स बाकी पॉइंट्स तो ध्यान में रखनी है, क्योंकि बिट क्वेश्चन की जो बुकलेट है उसमें से काफी कुछ आपको एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और जो ओएमएसएम की बिट क्वेश्चन की बुकलेट है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद 10 नंबर के एमसीक्यूज के बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, जो कि 6 नंबर का है, जिसमें आपको 6 कॉलम ए और कॉलम बी में 6 वर्ड्स दिए हैं, कहूं या फिर स्टेटमेंट दिए हैं, यू कैन से एनीथिंग। सर इनको हमें मैच करना है। कॉलम ए में लिखा हुआ है इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, रैपिटेटिव फोकस, MRP2, डीजनरेट, बोटलनेक और साइकिल टाइम। कॉलम बी में लिखा हुआ लाइन बैलेंसिंग, प्रोसेस स्ट्रेटजी,
लेआउट, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एलोकेशन और लीनियर प्रोग्राम। सर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, आप याद करो सर मैट्रिक्स के इंप्रूवमेंट की जरूरत कब होती है? जब आप ट्रांसपोर्टेशन में जॉब एलोकेशन कर रहे होते हो और m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम नहीं होते, तो हम कहते हैं हमें मैट्रिक्स को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंप्रूव्ड मैट्रिक्स विल बी अटैच टू जॉब एलोकेशन, 5th से अटैच हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है रेपिटेटिव फोकस। सर रेपिटेटिव फोकस इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस स्ट्रेटजी। प्रोसेस स्ट्रेटजी का एक टाइप है रेपिटेटिव फोकस, तो ये तो सामने ही लिखा हुआ है इसके सेकंड। MRP2 की मैं बात करूं तो यहां पे MRP2 की फुल फॉर्म लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP2। तो सी आपका मैच हो जाएगा 4 के साथ। डी जनरेट, सर डी जनरेट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो डी को आप मैच कर सकते हो 6। जो फिजिबल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं उसको डी जनरेट बोला जाता है। सर बोटलनेक, बोटलनेक आता है प्लांट लेआउट के केस में, जब हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है, तो बोटलनेक विल बी अटैच टू पॉइंट नंबर 3 लेआउट। और फाइनली साइकिल टाइम हम कैलकुलेट करते हैं लाइन बैलेंसिंग में, तो साइकिल टाइम विल बी अटैच टू पॉइंट नंबर 1 लाइन बैलेंसिंग। इसके बाद सी में अगेन 6 क्वेश्चन का 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 6 ट्रू फॉल्स है। अपने को बताना है सर ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। पॉइंट नंबर 1, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज मेनी पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी विद द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन। सर हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह ही चलता है, काफी सिमिलरिटीज होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन and the constant set, these are the two basic part of the LP problem। कहते हैं LP प्रॉब्लम के अंदर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसके कांस्टेंट सेट भी होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। सर बिल्कुल, हम जब LP प्रॉब्लम बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है वर्किंग आउट द आउटपुट पर मशीन आवर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर ऐसा तो नहीं है, मोस्ट वाइडली यूज तो नहीं है, वर्किंग आउटपुट पर मशीन आवर निकालना मोस्ट वाइडली यूज तो नहीं है, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू अचीव ए गिवन आउटपुट। सर ये इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन की मैं बात करूं, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस गांट चार्ट इज दैट इट डज नॉट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी। सर बिल्कुल गांट चार्ट की ये प्रॉब्लम है कि वो एक्टिविटीज की प्रोग्रेस को इंडिकेट नहीं करता, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड्स ग्रेटर सेफ्टी टू द वर्कर। ऑफ कोर्स अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाते रहोगे, मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाओगे, तो उस सिचुएशन में एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस कम रहेंगे, अकॉर्डिंगली वर्कर्स के लिए सेफ्टी बढ़ जाती है, तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये जो 22 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है, ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपने ओएम को अच्छे से रीड करा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इनको करने में 22 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 22 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, आपको 22 मिनट्स भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। क्यों नहीं लगेंगे? सर क्वेश्चन ने टॉप पे क्या लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 सेक्शन, बोथ द सेक्शन आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आर कंपलसरी। और इसमें आपको देखो करना क्या होता है, सिंपली आप लिख सकते हो सर 1 का आंसर बी है, 2 का आंसर डी है। आपको ये डिटेल में लिखने की आगे जरूरत नहीं होती कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा सीधा अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है जो आपके लिए स्कोरिंग होता है। इसके बाद पार्ट 2 में आए तो जैसा कि हमने पहले भी ध्यान दिया कि सर 4 क्वेश्चन है पार्ट 2 में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें से अपने को 3 अटेम्प्ट करने, मतलब एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन इसमें से स्किप करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूं, तो आप ये देखो कि इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, थर्ड में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, फोर्थ दोनों प्रैक्टिकल पोर्शन है, फिफ्थ में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। तो देखो मेरा सजेशन ये है 4 कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए,
क्योंकि 4 की अगर दोनों पार्ट प्रैक्टिकल है तो 16 में से 16 नंबर आ सकते हैं। थ्योरी में भले ही हम कितना भी अच्छा लिखें, मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूं तो इसमें 8 नंबर की थ्योरी, 8 नंबर का प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर मैं थर्ड देखता हूं तो इसमें 10 नंबर का प्रैक्टिकल है और 6 नंबर की थ्योरी है। और फिफ्थ क्वेश्चन देखता हूं तो भी इसमें 10 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो मेरा सजेशन यह है, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन स्किप करना हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ दो, क्योंकि इसमें आपको 8 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ देना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ के 3, 4, 5 करते हो तो इसका मतलब 10, 16, 26 और 10, 36 मार्क्स का आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाओगे 48 में से। और ओएमएसएम में ओएम का जो प्रैक्टिकल होता है वो काफी इजी होता है, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखोगे सर, वैरायटीज नहीं होती। जिस तरीके के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में होते हैं वही हमारे एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं, केवल और केवल उसमें फिगर्स चेंज की जाती है। मतलब वैरायटीज नहीं है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नए तरीके का क्वेश्चन भी फॉर्म किया जा सकता है, कॉस्ट एफएम में एक नए तरीके का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नए तरीके का क्वेश्चन भी देख सकते हो। लेकिन ओएमएसएम में जो ओएम का पार्ट है इसके अंदर नए तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो हमारे स्टडी मटेरियल में होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आता है और रिपीटेशन भी काफी हाई होता है। मैं सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो इसमें जो ए पार्ट है वो है अपना थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन जानना चाहता है कैपेसिटी प्लानिंग क्या है और इसके टाइप जो है कैपेसिटी प्लानिंग के उसको डिस्क्राइब करो। तो ये हम अपनी क्लासेस में करते हैं। इसमें आपको ये दो पार्ट लिख देने हैं। एक तो सर कैपेसिटी प्लानिंग का इंट्रोडक्शन लिख देना है ताकि जो कैपेसिटी प्लानिंग होती क्या है उसका आंसर मिल जाए, और कैपेसिटी प्लानिंग के टाइप लिखने हैं तो टाइप ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग लिखना है। तो इसमें दो पार्ट लिखने होते हैं। इसमें आप सबसे पहले तो कैपेसिटी का मतलब बता दो। कैपेसिटी जो होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितना लोड ले सकती है, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो कैपेसिटी रेफर टू द मैक्सिमम लोड एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। ऑपरेटिंग यूनिट कौन होती है? तो सर ऑपरेटिंग यूनिट कोई प्लांट हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई स्टोर हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है। भाई जैसे मैं हूं, मैं कहूं कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो वो मेरी क्या है? कैपेसिटी है। द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। क्योंकि काम किसको कराना है? ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे जो बंदा बैठा है उसको करवाना है। ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी मैनेजमेंट का, सर कैपेसिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी इज टू मैच द लेवल ऑफ ऑपरेशन टू द लेवल ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैपेसिटी मैनेजमेंट का? सर मुझे अपनी कैपेसिटी को इस तरीके से हैंडल करना है कि जो मार्केट की डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सकूं। तो कैपेसिटी प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के आंसर हमें कैपेसिटी प्लानिंग देता है। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड एंड व्हेन दिस कैपेसिटी इज नीडेड। किस तरीके की कैपेसिटी, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, इस तरीके से। हाउ मच, कितनी मशीनें वगैरह, कितनी लेबर वगैरह की जरूरत पड़ेगी और कब जरूरत पड़ेगी। वेटेज की मैं बात करूं तो वेटेज अच्छी है, 8 नंबर है, तो आपको खुल के लिखना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग इज टू बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड थ्रू माइंड फ्यूचर ग्रोथ। हम माइंड में रखते हैं भाई आज अगर मुझे 10,000 यूनिट बनाकर बेचनी है तो मैं एक मशीन लेकर आऊंगा 10,000 यूनिट बनाने की, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखूंगा कि मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये 10,000 की जो डिमांड है वो 50,000 हो जाएगी, तो मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा जो 50,000 यूनिट बना सके। एक्सपेंशन प्लान पहले से ही माइंड में, मार्केट का ट्रेंड, सेल फोरकास्टिंग, इन सब चीजों को माइंड में रखूंगा कैपेसिटी प्लानिंग करते वक्त। कैपेसिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटी। फैसिलिटी इज नथिंग, एक प्लांट को आप फैसिलिटी बोल सकते हो। कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम। सर 1 घंटे में कितना आउटपुट बना सकते हैं, 1 दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पर आवर पर डे होगी। कैपेसिटी प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सर कैपेसिटी प्लानिंग की जरूरत इन 5 पॉइंट से आपको पड़ती है। सफिशिएंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड इन टाइम, कि हम कस्टमर की डिमांड को टाइमली मीट आउट कर सके। कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन। तो कैपेसिटी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि हम प्रोडक्शन भी कर सकें, कॉस्ट भी हमारी कम से कम आए। कैपेसिटी अफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम।
शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हो, ताकि टाइमली प्रोडक्शन और टाइमली हम डिस्पैच कर सकें। कैपेसिटी क्रिएशन रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स आप कहते हो सर एक तो 10,000 यूनिट वाली मशीन लगानी है, एक 50,000 यूनिट वाली, पैसा भी तो उसके हिसाब से लगेगा। कैपेसिटी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर और न्यू प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स कैपेसिटी प्लानिंग आपका पहला स्टेप होता है जब भी आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो या फिर किसी नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चालू करना चाहते हो। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड सर कितनी कैपेसिटी की अपने को जरूरत पड़ेगी, मतलब कितने लेबर हायर करने पड़ेंगे, कितनी मशीनरीज खरीदनी पड़ेगी, ये सब डिसाइड करना होता है। और इसमें मेनली दो तरीके की कैपेसिटी प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में जैसे मैं कहूं 12 महीने के लिए प्लानिंग कर लूं, अगर आपका लॉन्ग व्यू है 5 साल 10 साल में आपकी क्या प्रोडक्शन होगी, क्या सेल होगी, उसके हिसाब से आप कैपेसिटी प्लान कर सकते हो। लॉन्ग रेंज में आप लोकेशन डिसाइड करते हो कि कहां पे मुझे अपना प्लांट वगैरह फैसिलिटी वगैरह इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी मुझे इंस्टॉल करनी चाहिए, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्शन लाइन या न्यू प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये लॉन्ग रेंज में होते हैं। शॉर्ट रेंज में कवर होता है इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करेंगे, शेड्यूल मेंटेनेंस कब कब कितना कितना, हायरिंग एचआर लेबर वगैरह हायर करना, वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत होगी। तो ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग में दो टाइप्स आते हैं जिसमें ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये आंसर आपको 8 नंबर में मेंशन करना है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है 8 नंबर के हिसाब से। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो बी पार्ट है 8 नंबर का, काफी अच्छी वेटेज है 8 नंबर की बी पॉइंट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो ये सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस ली हुई है वो अपने नोट्स में देख सकते हो। ये सेम क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही हम इसमें डिस्कस करते हैं, यही वाला सेम क्वेश्चन एज इट इज, फिगर भी चेंज नहीं है, फिगर भी सेम है, इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा हुआ है, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। फिर भी मैं डिस्कस करता हूं एक बार, जो यूट्यूब वाले बच्चे हमारे उनके लिए। ए डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर शिफ्ट 250 डेज ए ईयर। सर 250 दिन काम करेंगे, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मतलब पूरे साल में 250 इंटू 8 2000 घंटे काम हो जाएगा। फैक्ट्री 2000 घंटे खुली रहेगी, काम करेगी। एंड हैज द यूसेज डेटा ऑफ ए मशीन एज गिवन बिलो। 3 प्रोडक्ट बनाने, डिमांड है 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, और ये है प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो सर सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ए के लिए मुझे 1200 घंटे की जरूरत है 300 यूनिट बनाने के लिए, बी के लिए 400 इंटू 6 2400 घंटों की जरूरत है, और सी के लिए 500 इंटू 3 1500 घंटों की जरूरत है। तो मुझे टोटलिटी में 1200 प्लस 2400 प्लस 1500, सर 5100 आवर्स की जरूरत है अपने को। और हमारी फैक्ट्री 2000 घंटे काम करती है, मतलब एक मशीन लगाऊंगा 2000 घंटे चलेगी। अगर 5100 घंटे मेरे को काम करना है तो क्वेश्चन जानना चाहता है कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो सर 5100 घंटे काम करना है, अगर एक मशीन 2000 घंटे चलेगी तो हमें जरूरत पड़नी है 5100 डिवाइडेड बाई 2000, ये 2.55 मशीन आ रहा है। लेकिन सर 2.55 मशीन थोड़ी ना मिलेगी मार्केट में, तो इसको जब राउंड ऑफ किया जाता है तो ध्यान रखना ऊपर की तरफ ही किया जाता है। अब इसमें तो चलो ठीक है 2.55 आया तो आप राउंड ऑफ 3 करोगे, लेकिन बाई चांस ये 2.4 भी आ जाए तो 2 मशीन मत लिख देना। 2 मशीनों से कैसे आप प्रोडक्शन कर लोगे अगर 2.4 की जरूरत है तो सर मशीन पूरी ही लेकर आनी पड़ेगी। इवन अगर आप कहते हो सर 2.01 आया मेरा आंसर, तो भी ये 2 मशीनों से काम नहीं चलना, ये 01 का प्रोडक्शन करने के लिए भी तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो सर 3 मशीनों की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज्ड साइड में ही हमेशा राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर 3 मशीनें होगा। आप प्रेजेंट कर देना अपना आंसर। सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, ये टेबल बन जाएगी, मल्टीप्लाई करके आप इसके आगे ये लिख देना, देन डिवाइड करके आप अपना आंसर निकाल देना 3 मशीन। तो 8 नंबर के हिसाब से अगर मैं सेकंड बी की बात करूं, काफी ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में 8 मिनट भी नहीं लगने वाले आपको एग्जाम, 8 मिनट भी इस क्वेश्चन को करने में आपको नहीं लगने वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, एक थ्योरी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और इसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है, क्योंकि बी पार्ट की वेटेज 10 मार्क्स की है। तो सर 3A है, कहते हैं एक्सप्लेन करो प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन। प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जो स्टडी नोट नंबर 3 है वो है डिजाइनिंग ऑफ प्रोसेस
ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम। तो प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन आपने यहां पे एक शॉर्ट नोट की तरह मेंशन करना है। तो जो जैसा कि हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन कुछ इस तरीके से मैं करवाता हूं, तो वो एक बार मैं करवा देता हूं। प्रोसेस डिजाइन में आप किस तरीके से मेंशन कर सकते हो अपना आंसर कि सर प्रोसेस डिजाइन, नाम से ही क्लियर है डिजाइन करनी है प्रोसेस, तो प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न विद द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जो प्रोडक्ट है उसमें जो जो आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिसाइड कर। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वर्क स्टेशन टू बी यूज्ड। सर कौन से वर्क स्टेशन पे कौन सी मशीन पे क्या काम होना है, द मशीन्स कौन कौन सी मशीनों पे काम होता है, एंड इक्विपमेंट नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशन को करने के लिए कौन कौन से वर्क स्टेशन, कौन कौन सी मशीन, कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़नी है। एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर डिटरमाइंड बाई द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या है, मटेरियल किस तरीके का यूज हो रहा है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, और एग्जिस्टिंग जो फिजिकल लेआउट है प्लांट का वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन का सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है। तो प्रोसेस डिजाइन करते वक्त इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू द कस्टमर, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, सर कितना प्रोडक्शन करना है। काइंड ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स अवेलेबल इन द फर्म, टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स, वेदर इक्विपमेंट एंड मशीन शुड बी ऑफ स्पेशल पर्पज या जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज वो होती है जो स्पेसिफिकली कोई काम करती है, जनरल पर्पज जिसपे आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी काम, मल्टी फंक्शनल यू कैन से जनरल पर्पज। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, खर्चा। काइंड ऑफ लेबर स्किल अवेलेबल, अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल, देयर वेजेस रेट, सिंपल कहूं तो लेबर से रिलेटेड डेटा। एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, खर्चा फिर से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। वेदर द प्रोसेस शुड बी कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव जहां पे मशीनरी से ज्यादा काम होता है, लेबर इंटेंसिव मैनुअली ज्यादा काम होता है। और मेक और बाई डिसीजन कि सर बनाऊं या फिर बाहर से खरीद लूं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए कब प्रोसेस डिजाइन करते हुए। सर प्रोसेस सिलेक्शन के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू चूज फ्रॉम 5 बेसिक प्रोसेस टाइप। ये 5 तरीके की प्रोसेस टाइप होती है, जॉब शॉप प्रोसेस, बैच प्रोसेस, रेपिटेटिव, कंटिन्यूअस और प्रोजेक्ट प्रोसेस। तो आपका जो ऑपरेशन है उसके लिए कौन सा प्रोसेस बेस्ट होगा वो आपको यहां पे प्रोसेस सिलेक्शन करना है। सर जॉब शॉप प्रोसेस क्या होता है, इट इज यूज्ड इन जॉब शॉप्स जहां पे लो वॉल्यूम होता है, हाई वैरायटी गुड्स बनते हैं। ईच जॉब रिक्वायर्स समवॉट डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। ए जॉब शॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कस्टमाइजेशन, जहां पे कस्टमाइजेशन ज्यादा होता है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे ज्यादा काम किया जाता है, वहां पे जॉब शॉप प्रोसेस फॉलो किया जाता है। मेड टू ऑर्डर, हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, स्किल्ड लेबर, लो वॉल्यूम। तो यहां पे स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, लो वॉल्यूम होता है। लेकिन बैच प्रोसेस क्या होता है, बैच वाइज प्रोडक्शन होता है। ए बैच प्रोसेस डिफर फ्रॉम द जॉब प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड वैरायटी। जॉब के कंपैरिजन में बैच में बात करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, वैरायटी कम होती है। In batch processing, volumes are higher in comparison with job because same or similar product or services are repeatedly provided. Example of product produced in batch include ice cream हो गई, soft drink, books, magazines, ये batches में बनते हैं, batches में produce होते हैं। Repetitive process, सर बार बार जो process repeat होती है, this is used when higher volumes, batch से भी ज्यादा। Standardized goods or services are needed. This type of process is characterized by स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट रहती है इसमें। प्रोडक्ट प्रोड्यूस नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली, होम अप्लायंसेज, टेलीविजन सेट, कंप्यूटर, टॉयज एटसेट्रा, यू कैन सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, वहां पे रेपिटेटिव प्रोसेस होती है। रेपिटेटिव प्रोसेस ऑल्सो रेफर टू एज लाइन प्रोसेस भी इसको बोल दिया जाता है। As it include production line and assembly line, mass production होता है, इसमें बल्क में प्रोडक्शन होता है। Resources are organized around a product or services and materials move in a line flow from one operation to the next according to a fixed sequence. एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस पे काम होगा, देन वो ऑटोमेटिक दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। This kind of process is suitable to manufacture to stock.
कि सर बनाते रहो, स्टॉक इकट्ठा करते रहो, जब कस्टमर मांगेगा निकाल के दे देना। स्ट्रेटजी विच स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, फिनिश्ड गुड्स में इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हो, जबकि जॉब शॉप प्रोसेस में फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री वगैरह नहीं होती, कस्टमर जैसा बोलेगा वैसे काम करके दे देते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करें तो अगेन दिस इज यूज्ड व्हेन ए वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज डिजायर्ड इन हाई वॉल्यूम्स। दिस सिस्टम हैव ऑलमोस्ट नो वैरायटी इन आउटपुट, आउटपुट में वैरायटी नहीं होती है, एक ही तरीके की सारे प्रोडक्ट, एंड हेंस देयर इज नो नीड फॉर इक्विपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है। ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इज द एक्सट्रीम एंड हाई वॉल्यूम, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है इसमें, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होता है, रिजिड लाइन फ्लो होता है, हम किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करते कस्टमर की डिमांड पे। प्रोसेस नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव होती है एंड ऑपरेट राउंड द क्लॉक टू मैक्सिमाइज इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन टारगेट होता है। एग्जांपल्स की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील, शुगर, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इनमें कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉलो की जाती है। और फाइनली प्रोजेक्ट प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट वाइज जो काम होते हैं उसमें आप फॉलो कर सकते हो। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ जॉब कस्टमाइजेशन, इसमें भी कस्टमाइजेशन होता है जॉब शॉप प्रोसेस की तरह। लार्ज स्कोप फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड नीड फॉर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जॉब शॉप प्रोसेस छोटे छोटे जॉब के लिए हो सकती है। यू कैन से सर प्रोजेक्ट प्रोसेस जो है वो प्रोजेक्ट के लिए होती है स्पेसिफिकली, लाइक शॉपिंग सेंटर बनाना है, डैम बनाना है, सिंपल कहूं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो, या फिर पब्लिशिंग ए न्यू बुक हाई वॉल्यूम में बनानी हो तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हो। मेनली क्या है, मेनली कंस्ट्रक्शन में, उसके अलावा भी इसको यूज किया जा सकता है अगर वो प्रोजेक्ट बेसिस पे है तो। प्रोजेक्ट नॉर्मली कॉम्प्लेक्स होते हैं, लॉन्ग टाइम लेता है, कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर स्किल कैन रेंज फ्रॉम लो टू हाई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नाम है किसी का तो प्रोजेक्ट प्रोसेस, जॉब है तो जॉब शॉप प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम तरीके का देखने को मिलता है। तो ये कुछ है जिसमें से आप कट कर सकते हो थोड़ा 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। पूरा तो ऑफकोर्स 6 मार्क्स में नहीं लिखोगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 5 मैंने टाइप ऑफ प्रोसेसेस आपको बताए प्रोसेस सिलेक्शन में, तो इसमें 5 में आप थोड़ा थोड़ा लिख दो, हर एक प्रोसेस का नाम लिखकर 2-2, 3-3 लाइनें आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3B है, क्वेश्चन नंबर 3B जो है क्यूइंग मॉडल का क्वेश्चन है, क्यूइंग मॉडल का क्वेश्चन है और इसकी वेटेज काफी अच्छी दी है, 10 नंबर की वेटेज है। क्या क्वेश्चन है देखो एक बार। 3B, the AL service station has a central store where service mechanics arrive to take spare parts for the job they work upon. AL सर्विस स्टेशन हैज ए सेंट्रल स्टोर, एक सर्विस स्टेशन है, नाम है AL, उसका एक सेंट्रल स्टोर है, मतलब कोई भी स्पेयर पार्ट की जरूरत होती है तो जॉब से मैकेनिक जो बंदा है वो जाकर स्टोर से स्पेयर पार्ट लेकर आता है। द मैकेनिक्स वेट इन क्यू इफ नेसेसरी एंड आर सर्व्ड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। स्टोर पे मैकेनिक पहुंचेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे उसको पार्ट मिलेगा, अगर वेट करने की जरूरत पड़ेगी वो वेट भी करेंगे। दिस स्टोर इज मेंट बाय वन अटेंडेंट, ये जो स्टोर है, देन ये द है, ये जो स्टोर है इसमें एक अटेंडेंट है, हु कैन अटेंड 10 मैकेनिक्स इन एन आवर ऑन एन एवरेज। 1 घंटे में 10 मैकेनिक को ये हैंडल कर लेता है। इसका मतलब ये सर्विस रेट है, और सर्विस रेट को आप सिंबल यू लाइक से इंडिकेट करते हो। द अराइवल रेट ऑफ द मैकेनिक्स एवरेज 6 पर आवर। सर अराइवल रेट है 6 पर आवर, जिसको आप लैम्बडा से इंडिकेट करते हो। Assuming that the pattern of mechanics arrive is Poisson distribution and the servicing time is exponentially distributed, determine WS, WQ and LQ where the symbol vary their usual meaning. तो सर जब हम क्यूइंग मॉडल पढ़ते हैं तो हमें WS, WQ, LQ तीनों के फॉर्मूले बताए जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं WS की बात करूं तो सर WS का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में सर्विस रेट माइनस में अराइवल रेट। 1 अपॉन में सर्विस रेट है 10, अराइवल रेट है 6, तो सर ये आ जाता है आपका 0.25। सिमिलरली अगर आपको WQ कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अराइवल रेट अपॉन में सर्विस रेट मल्टीप्लाई बाई WS, या फिर 1 अपॉन में सर्विस रेट माइनस अराइवल रेट भी आप लिख सकते हो। लैम्बडा है 6,
सर्विस रेट है 10 का मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो आपको यहां से आपका WQ पता चल जाता है 0.15। और फाइनली आपको अगर थर्ड LQ कैलकुलेट करना है तो सर LQ का फॉर्मूला होता है लैम्डा WQ। लैम्डा हमारा है 6, WQ है 0.15, तो सर ये आ जाएगा 0.9। बस ये 3 चीजें पूछी है और 10 नंबर इसकी वेटेज है। सिंपल मैं कहूं अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर दोगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मिनट तो लगने भी नहीं है। इवन पढ़ने क्वेश्चन को पढ़ने लिखने में पूरे भी 10 मिनट आपको इन एनी केस नहीं लगने वाले। और अगर फॉर्मूले में नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को इन एनी केस सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्विंग मॉडल जो है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 4A, वो है असाइनमेंट का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एज इट इज स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एज इट इज सेम फिगर के साथ आपके स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन है। ए कैप्टन ऑफ ए वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट फर्स्ट 5 बैटिंग पोजीशन टू 5 डिफरेंट बैट्समैन। 5 बैट्समैन को 5 पोजीशन अलॉट करनी। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन ऑफ दीज पोजीशन आर एज फॉलोज। आपको क्लियर किया गया है कि सर जो वुमेन बैट्समैन के नाम है ABCDE, अगर फर्स्ट पोजीशन पे ये प्ले करेंगे, सेकंड पे करेंगे, थर्ड पे करेंगे, फोर्थ पे करेंगे, फिफ्थ पे करेंगे, तो कितने कितने रन ये स्कोर करेंगे। जैसे अगर ए को फर्स्ट पोजीशन दी जाए तो 40 रन स्कोर करेंगे, सेकंड पे 40, थर्ड पे 35, फोर्थ पे 25, फिफ्थ पे 50। इस तरीके से हर एक बैट्समैन के हर एक पोजीशन पे 1 से लेकर 5th पोजीशन तक रन गिवन है। हमें क्या करना है, मेक द असाइनमेंट so that the expected total average run scored by these batsmen are maximum। तो ये as it is आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, तो मैं आपको वहीं से इसको करवा देता हूं। तो ये आपके पेज नंबर 65 पे है। पेज नंबर 65 जो आपके स्टडी मटेरियल का, उस पे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, मैट्रिक्स बना ली है। सर ABCDE बैट्समैन के नाम, ये पोजीशन और ये रन्स कॉपी कर लिए। सर जो रन है वो हमें क्या करने होते हैं, वो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम करने होते हैं। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स है, जबकि असाइनमेंट में हम जो स्टेप्स देखते हैं वो होते हैं मिनिमाइजेशन के। तो हमें सबसे पहले इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी इस मैट्रिक्स के अंदर हाईएस्ट फिगर है, हाईएस्ट फिगर की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 60 रन जो है वो हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप 60 पिक करके 60 में से ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो लेस करके लिख देंगे, तो ये आपकी मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसको आप लॉस मैट्रिक्स भी बोल देते हो। तो ये आपके सामने मिनिमाइजेशन दैट इज लॉस मैट्रिक्स आ गई। देन लॉस मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले रो ऑपरेशन फॉलो करोगे। रो ऑपरेशन फॉलो करोगे। सर रो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पे सबसे मिनिमम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 10। तो 10 सब में से माइनस कर दो, अकॉर्डिंगली आपको ये लाइन मिल जाएगी। सेकंड रो में आपका मिनिमम है 18, तो सेकंड रो में सब में से 18 माइनस कर दो। थर्ड में मिनिमम 0 है तो एज इट इज लाइन आ जाएगी, कॉपी पेस्ट। फोर्थ लाइन में सबसे मिनिमम जो है 35, तो सब में से 35 माइनस कर दो। फिफ्थ में 0 है तो एज इट इज ये कॉपी पेस्ट हो जाती है। देन इस रो ऑपरेशन में हमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। कॉलम ऑपरेशन की मैं बात करूं, फर्स्ट कॉलम में 0 है, सेकंड कॉलम में 0 है, फोर्थ में 0 है, फिफ्थ में 0 है। तो जिन कॉलम में 0 है वो कॉलम तो एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। केवल और केवल ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसमें मिनिमम 1 है, तो सब में से मिनिमम 1 माइनस कर दो, तो 14, 25, 19, 4 और 0 आ जाएगा इस तरीके से। देन जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो यहां पे सारे के सारे 0 कट करने के लिए, तो लाइन यहां पे ड्रॉ हो रही है 1, 2, 3 और 4, जबकि यहां पे रोज और कॉलम कितने हैं, 5। तो ये मैट्रिक्स जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है।
इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हो सर? इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अनकवर्ड एलिमेंट होते हैं उसमें से मिनिमम पिक करते हैं। जैसे आप इसमें सबसे मिनिमम पिक करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। सबसे मिनिमम अगर पिक करोगे आप अनकवर्ड एलिमेंट में तो 4 आ जाएगा। तो ये जो 4 है वो आपने जो बाकी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से माइनस करना है, और अगर कहीं पे भी इंटरसेक्शन है लाइक यहां पे और यहां पे ऐड करना है, बाकी एलिमेंट आपके एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। लाइक 10 0 10 5 ये तो सेम रहेगा। ये इंटरसेक्शन है तो यहां पे 4 ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, 6 रह जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, ये 0 एज इट इज रह जाएगा। 14 में से 4 माइनस कर दो 10, 25 में से 4 माइनस कर दो 21, 19 में से 4 माइनस कर दो 15, 4 में से 4 माइनस कर दो 0, ये 0 एज इट इज रह जाएगा। 25 एज इट इज, 17 एज इट इज, 0 एज इट इज, 7 एज इट इज। ये इंटरसेक्शन है तो यहां पे 4 ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 एज इट इज, 15 एज इट इज, 10 एज इट इज, 0 एज इट इज। ये इंटरसेक्शन है तो यहां पे 4 ऐड होके 11 हो जाएगा। तो आपको ये नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे सर 5 लाइन ड्रॉ हो रही है सारे के सारे 0 को क्रॉस करने के लिए, जो कि इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट कर सकते हो। पहली रो में देखा तो सर पहली रो में एक 0 था तो यहां पे असाइनमेंट हो गया कि ए को 7th पोजीशन दे दी। जो भी मतलब पोजीशन देनी है इस क्वेश्चन में, मे बी पोजीशन जो है 1 2 3 4 5 है तो ये 5th पोजीशन हो जाएगी। देन एक तरीके से इसको क्या कर दिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है। देन सेकंड में भी एक 0 था तो ये पोजीशन अलॉट कर दी गई। देन देखा सी में भी एक 0 है, यहां पे ये पोजीशन अलॉट कर दी गई। देन फोर्थ में भी एक 0 बचा, यहां पे भी ये पोजीशन अलॉट कर दी गई, और फिफ्थ में ये पोजीशन अलॉट करके ये कहानी खत्म हो गई। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा सर, आपका आंसर 232 आएगा। आंसर सेम आएगा, केवल और केवल 1 2 3 4 5 की बजाय आपके स्टडी मटेरियल में 3 4 5 6 7 गिवन है या 3 4 5 6 7 गिवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट आंसर विल बी सेम क्योंकि फिगर्स बिल्कुल सेम है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है आपके स्टडी मटेरियल में से 10 नंबर की इसकी वेटेज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4B, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर 4B जो है ये भी क्वेश्चन जो है वो क्यूइंग मॉडल का ही है। क्यूइंग मॉडल का ही है क्योंकि परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्यूइंग मॉडल में ही होता है, और ये एज इट इज क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का ही। Wonda's SUV car services is an automatic 5-minute operation with a single bay. On a typical Saturday morning, SUVs arrive at a mean rate of 8 per hour. सर ये हो गया सर्विस रेट और ये हो गया आपका अराइवल रेट, विद अराइवल टेंडिंग टू फॉलो ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन जानना चाहता है एवरेज नंबर ऑफ एसयूवी इन लाइन और एवरेज टाइम एसयूवी स्पेंड इन लाइन एंड सर्विस। एज इट इज क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में से ही करवाऊंगा। बस फर्क ये है कि स्टडी मटेरियल में ये वांडास कार वॉश एंड ड्राई इज एन ऑटोमेटिक मशीन, सेम है, सेम लैंग्वेज है, वही 5 मिनट का ऑपरेशन है, अराइवल रेट जो है वो 8 है, सेम रिक्वायरमेंट आपसे पूछिए। तो अराइवल रेट 8 है जिसको लैम्बडा से आप इंडिकेट करते हो, सर्विस रेट जिसको हम यू लाइक से इंडिकेट करते हैं 1 पर 5 मिनट, 5 मिनट तो 1 घंटे में कितने 12। क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन लाइन, तो एल क्यूब पूछा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एल क्यू का, लैम्बडा स्क्वायर 2u u माइनस लैम्बडा। आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। एल क्यू का फॉर्मूला ये भी अप्लाई हो सकता है, दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। एल क्यू का दूसरा फॉर्मूला लैम्बडा डब्ल्यू क्यू भी होता है। अकॉर्डिंगली ये 0.667 कार आ जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट है एवरेज टाइम कार स्पेंड इन लाइन एंड सर्विस, डब्ल्यू पूछा है आपसे, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला 1 अपॉन में लैम्बडा 1 अपॉन में u माइनस लैम्बडा भी होता है, तो आप एल क्यू अपॉन में लैम्बडा प्लस 1 अपॉन में u भी अप्लाई कर सकते हो। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अकॉर्डिंगली 10 मिनट्स या 0.167 आवर्स यहां से आ जाएगा। तो एमटीपी में ऐसा हो गया, एमटीपी में ऐसा दे दिया इन्होंने कि 10 नंबर का ऊपर क्वेश्चन दे दिया क्यूइंग मॉडल में से, नीचे 6 नंबर का फिर से क्वेश्चन दे दिया, 16 नंबर के क्वेश्चन दे दिए क्यूइंग मॉडल में से।
बट एग्जाम में नॉर्मली आप मान के चलो 2 क्वेश्चन एक चैप्टर में से कभी भी प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं आते हैं। एक चैप्टर में से एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। इसके बाद जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आपसे जानना चाहते हैं व्हाट आर रीजन बिहाइंड प्रेफरिंग गैंट चार्ट, कि गैंट चार्ट जो होता है उसको क्यों प्रेफर किया जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या है वो बताओ। तो इसमें आपको गैंट चार्ट की स्ट्रेंथ लिखनी होती है, गैंट चार्ट में क्या क्या खूबियां हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो यहां पे मेंशन करनी होती है। कैसे मेंशन करना है, तो स्ट्रेंथ के 5 पॉइंट है यहां पे, ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करने हैं, जिसकी वेटेज कितने मार्क्स की दी हुई है, तो 6 नंबर की वेटेज दी हुई है इसकी। तो ये स्ट्रेंथ आपको लिखनी है गैंट चार्ट की। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय एवरीवन, फोरमैन, इंजीनियर, मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट सब इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं गैंट चार्ट को, क्योंकि गैंट चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बार फॉर्म में होता है। सिंपल कहूं बार फॉर्म में होता है, आप इजीली इसको रीड आउट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्मेट दैट इज सिंपल टू डेवलप एंड इंटरप्रेट। वही बात है अगेन कि फॉर्मेट इतना सिंपल होता है कि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इट इज ए गुड टूल फॉर प्लानिंग एज वेल एज मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। It helps scheduler to evaluate the progress of a project at various levels, help in loading the work center in relation to the available capacity, and it provides the user with a quick visual indication of the actual status of each order. तो ये 5 स्पेसिफिकेशन है या कहूं तो 5 एडवांटेजेस है एक तरीके से गैंट चार्ट के, जिसकी वजह से गैंट चार्ट को प्रेफर किया जाता है। और इसके बाद जो 5B क्वेश्चन रखा वो प्रैक्टिकल रखा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखा, और ये आपका इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस का जो लास्ट स्टडी मटेरियल में जो लास्ट टॉपिक होता है उसमें से ये क्वेश्चन रखा गया। ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एक्सपीरियंसिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फॉर मंथ ओवर द पास्ट 2 years इन देयर न्यू फ्लीट ऑफ व्हीकल। पिछले 2 सालों में 0 ब्रेकडाउन देखा गया। 2 महीने, 2 सालों में 24 महीने होते हैं, तो 2 8 10 10 20 3 23 और 24 महीनों का डेटा गिवन है कि 2 महीने ऐसे देखे गए, एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। 8 महीने एक एक ब्रेकडाउन देखा गया, 10 महीने 2 ब्रेकडाउन, 3 महीने 3 ब्रेकडाउन और 1 महीने 4 ब्रेकडाउन देखे गए। ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट द फर्म एन एवरेज 2800 रुपए की कॉस्ट आती है एक ब्रेकडाउन की, फॉर ए कॉस्ट ऑफ ₹1500 पर मंथ। लेकिन आप 1500 रुपए पर मंथ लगाकर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हो, कैन बी कैरिड आउट टू लिमिट द ब्रेकडाउन टू एन एवरेज 1 पर मंथ। अगर आप हर महीने 1500 रुपए पर मंथ लगाना शुरू कर दोगे तो ब्रेकडाउन हर महीने 1 हो जाएगा। एन्यूमरेट द सुटेबल पॉलिसी फॉर द फर्म, तो हमें फर्म के लिए एक सुटेबल पॉलिसी बतानी है। सुटेबल पॉलिसी में ये होता है कि हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है अगेन मैं कहूंगा सेम क्वेश्चन विद फिगर भी सेम है, और आपके स्टडी मटेरियल में से ही ये क्वेश्चन पिक किया गया। तो ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में से ही करवा देता हूं मैं। सबसे पहले तो आप एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ब्रेकडाउन गिवन है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स लिख लो। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 8 10 3 1, वो लिख लो। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। 2/24, 8/24, 10/24, 3/24 और 1/24। सर ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली जब आप नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जो सम अप मिलेगा दैट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, जो कि 1.710 है। सर एवरेज ब्रेकडाउन आ रहा है 1.710 और एक ब्रेकडाउन की कॉस्ट 2800 है, तो इसका मतलब 4788 रुपए की कॉस्ट आ रही है। अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाऊंगा तो 1500 रुपए तो एक लगेंगे और एक ब्रेकडाउन होगा, 1500 रुपए एक लगेंगे और एक ब्रेकडाउन होने का मतलब 2800 रुपए, तो 4300 रुपए लगेंगे। तो फिर प्रिवेंटिव पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव पॉलिसी में 4300 पर मंथ का खर्चा है, जबकि ब्रेकडाउन के केस में 4788 पर मंथ का आपका खर्चा पड़ रहा है। तो कंपनी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का एमटीपी दिया गया है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एग्जामिनर के पास वैरायटीज नहीं होती।
क्वेश्चन तो सेम ही तरीके का पूछेंगे जो कि स्टडी मटेरियल में है, या तो फिगर्स भी सेम डाल देते हैं कई बार, लेकिन ये एमटीपी है, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करते हैं, फिगर्स को चेंज कर देते हैं, बस फिगर चेंज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डालते हैं। कॉन्सेंट्रेट मेनली आप क्या करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे करो, बाकी थियोरेटिकल के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एमसीक्यूज वगैरह जो है उसके लिए बिट क्वेश्चन की आप हेल्प ले सकते हो, बिट क्वेश्चन के पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेक्शन बी। इस सेक्शन बी के भी दो पार्ट बनाए गए हैं। पार्ट 1 में 6 एमसीक्यू दिए गए हैं आपको जो कि अटेम्प्ट करने, इसके बाद 3 क्वेश्चन दिए, उस 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 12-12 नंबर के ये 2 क्वेश्चन है, तो 12-12 नंबर के ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, 24 और 6 नंबर के एमसीक्यू। तो इस तरीके से जो 30 मार्क्स का आपका एसएम रहता है वो 30 मार्क्स आपकी कवरेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। वही एमसीक्यू क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साथ 4-4 ऑप्शंस अटैच्ड हैं, जो करेक्ट है वो आपको आंसर में सिलेक्ट करके देना होता है। नेक्स्ट जो एसएम का पार्ट है उसमें अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, और क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ मैकेंजीज 7S फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होता है, सिस्टम होता है, स्किल होता है, स्टाइल होता है, सिंडिकेशन नहीं होता। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होता है, सिस्टम होता है, स्किल होता है, स्टीयरिंग पावर नहीं होता। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होता है, स्टाफ होता है, स्किल होता है, सिस्टम होता है, शेयर्ड वैल्यूज होता है, सुपर ऑर्डिनेट गोल नहीं होता। तो ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ही गलत है, चारों ऑप्शन ही गलत है। लेकिन एग्जाम में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके के ये चारों ऑप्शन गलत नहीं आएंगे। अगर मैं करेक्ट आपको कहूं तो जो डी ऑप्शन है उसमें सुपर ऑर्डिनेट गोल की जगह अगर हम स्टाइल लिख दें तो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होता है, स्टाफ होता है, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज और स्टाइल, ये 7S फ्रेमवर्क होता है एज पर मैकेंजीज। तो सर डी में मैंने माइल्ड मॉडिफिकेशन करके आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इज डिफाइंड एज ए डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which helps in marketing operation, managers to have better control over the resources, choice of technology या फिर allocation of scarce resources। तो SBU जो है वो मैनेजर्स की हेल्प करता है टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। बी विल बी द करेक्ट आंसर। थियोरिटिकल है, याद होगा आपको तो सही आंसर दे पाओगे विद इन 1 मिनट, नहीं पता तो फिर कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। लो रिटर्न इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इज, जहां पे रिटर्न कम होती है वहां पे कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है लो होती है, नॉन एग्जिस्टेंट होती है, हाई होती है या फिर नॉट इंपॉर्टेंट। सर लो रिटर्न वहां पे होता है जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर कंपटीशन कम होगा तो फिर रिटर्न वहां पे आपको ज्यादा मिलती है। तो लो रिटर्न इंडस्ट्री कंपटीशन हाई होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, आंस ऑफ मैट्रिक्स जो आप देखते हो, Ansop proposed that for filling the corporate planning gap, one should adopt 4 strategies, and which are market penetration होता है, product differentiation नहीं होता, market penetration होता है, product development भी होता है, market identification नहीं होता। market penetration होता है, product development होता है, market development होता है, diversification होता है। तो सर सी आपका करेक्ट आंसर, C is the correct answer as per Ansop proposed the 4 strategy to fill the corporate planning gap. Next 5th, in case of an actress in Bollywood, her beautiful face would A or N asset, strategic asset, core competency और capability। तो सर बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है जिसका फेस अच्छा है तो वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट होती है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। और 6th और लास्ट जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज कॉर्पोरेशन, ये जो है ये थोड़ा आधा अधूरा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो इसके आगे भी कुछ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज कॉर्पोरेशन,
कुछ लिखा हुआ होता है इसके आगे, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि इसके आगे कुछ लिखा हुआ होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज कॉर्पोरेशन, तो कुछ नहीं होता। देखो कॉर्पोरेट ड्रीम, कॉर्पोरेट मिशन, इसके आगे जहां तक मेरा ख्याल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज कॉर्पोरेशन विजन होता है, कि जो कॉर्पोरेशन का विजन होता है उसके सेम क्या होता है, तो वो होता है कॉर्पोरेट ड्रीम, वो होता है कॉर्पोरेट ड्रीम। तो अगर कॉर्पोरेशन के आगे विजन लिखा हुआ होगा तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, कॉर्पोरेट ड्रीम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से 6 एमसीक्यू गिवन थे हमारे पास एक एक नंबर के। इसके बाद पार्ट 2 है एसएम का, जिसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, जिसमें से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं। मैं यहाँ पे हालांकि आपको तीनों बता देता हूँ किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है। हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 12-12 नंबर की रहेगी, क्योंकि 6 नंबर का आप ऑलरेडी एमसीक्यू कर चुके हो, तो अब एसएम में 24 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 12-12 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और इस सीक्वेंस में अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी, 6-6 नंबर इनकी वेटेज है। और इसमें ए जो पार्ट है वो है एन्यूमरेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बीच में रिलेशन अपने को बताना है। और सर जब हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने को स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलता है। हम जो अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं वो वाली स्लाइड में आपको करवा देता हूं। स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ये स्लाइड है जो आप इस आंसर के लिए 6 मार्क्स में मेंशन कर सकते हो। 6 मार्क्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 6 तो सीधे सीधे इसमें पॉइंट ही बन रहे हैं। तो क्या लिखना है आपको, एक कंपनी अचीव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब, व्हेन इट प्रोवाइड्स बायर विद सुपीरियर वैल्यू कंपेयर टू राइवल सेलर्स और ऑफर द सेम वैल्यू एट ए लोअर कॉस्ट टू द फर्म। देखो सिंपल सी बात है, हमारी क्लासेस आप कब बाई करोगे, जब मैं आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूंगा। लाइक मैं आपको कहूं फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सीरीज, अगर आप हमारी क्लासेस बाई करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें रिवीजन सीरीज इंक्लूड है, उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, डाउट सेशंस भी होंगे। और अगर मार्केट में ऐसी कोई चीज, कोई और ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करवाता हो तो उसका कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट में भी ये सारी चीजें आपको मिलती है, से एग्जांपल 8,000 रुपए में पर सब्जेक्ट, और हम वो सब्जेक्ट आपको से एग्जांपल 5,000 रुपए पर सब्जेक्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपको सेम वैल्यू कम प्राइस पे दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में मिलेगा। ए कंपनीज स्ट्रेटजी इज इट्स एक्शन प्लान फॉर आउट परफॉर्मिंग इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड अचीविंग सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि बल्क होगा तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होंगे। इन इफेक्ट इट रिप्रेजेंट ए मैनेजरियल कमिटमेंट to an integrated array of considered choices about how to compete and these include choices about। इन पॉइंट्स को लेकर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। हाउ टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उसको खुश रखा जाए। हाउ टू कॉम्पीट अगेंस्ट राइवल्स, राइवल्स के अगेंस्ट में कैसे कॉम्पिटिशन किया जाए। हाउ टू पोजीशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस, हम अपनी कंपनी को मार्केट में कैसे लेकर आए। हाउ बेस्ट टू रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन, अगर कोई भी इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन में चेंज आता है तो हम उसके लिए किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। भाई जैसे कोविड का टाइम आया तो हम ऑनलाइन में आ गए, तो वो क्या था, एक मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड ही तो था सबका। हाउ टू कैपिटलाइज ऑन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो द बिजनेस, कोई भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको किस तरीके से कैपिटलाइज किया जाए। कैपिटलाइज मतलब किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। एंड हाउ टू अचीव द कंपनीज परफॉर्मेंस टारगेट, और कंपनी के परफॉर्मेंस टारगेट्स जो है, कंपनी के जो टारगेट है वो कैसे अचीव किए जाए। तो स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में सिंपल यही है कि स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और अकॉर्डिंगली आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इतना मैटर मोर देन सफिशिएंट है 6 मार्क्स के लिए आपने मेंशन करना एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है बी, ये भी 6 मार्क्स की वेटेज है और ये भी इंट्रोडक्शन टू एसएम में से ही लग रहा है, क्योंकि कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है एंड स्टेट द रीजंस व्हाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट।
तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम के, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं वो आपको यहां पे मेंशन करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसमें आप ये वाली स्लाइड मेंशन कर सकते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में। हालांकि वेटेज जो है वो 6 मार्क्स की है ये, जिसमें आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट भी लिखने हैं, तो जरूरी नहीं है। यहां पे मैंने क्या करा है, आपको 1 2 3 डेफिनेशन लिख के दी है और उसके बाद क्रक्स डेफिनेशन। तो जरूरी नहीं है कि आप ये चारों डेफिनेशन लिखो, आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिखकर देन आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंस के पॉइंट मेंशन कर सकते हो। तो अगर मैं एक बार रीड कर दूं आपके लिए सारी डेफिनेशन, तो फर्स्ट ऑथर है विलियम एफ ग्लूक। इन्होंने क्या कहा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस। क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है फॉर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना। तो स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस व्हिच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटजीज, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है सर, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। दूसरे जो ऑथर है वो है अल्फ्रेड डी चांडलर। इनका कहना है डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स and objectives of an enterprise and adoption of course of action and allocation of resources necessary to carry out these goals। कहते हैं पहले अपने गोल ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, देन जो गोल और ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए एक्शन लेना है, अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है ताकि आप अपने टारगेट अचीव कर सको। इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी। इसके बाद थर्ड जो ऑथर है हैरिसन एंड सेंट जॉन। इनका कहना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, क्रिएट स्ट्रेटजीज दैट आर इंटेंडेड टू हेल्प अचीव एस्टैब्लिश गोल्स एंड एग्जीक्यूट दीज स्ट्रेटजीज ऑल इन एन एफर्ट टू सेटिस्फाई की ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर। तो कहीं ना कहीं तीनों की जो डेफिनेशन है उसका क्रक्स यही कहता है कि सर हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उनको अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी है, अपने रिसोर्सेज को यूज करना है, बस इसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड आइदर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग और ए सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन, बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना। क्या, स्ट्रेटेजी बनाना और इंप्लीमेंट करना, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन, विजन अचीव कर सके। तो ये आप डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हो। हालांकि ये चार जो डेफिनेशन है चारों की चारों जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि सर 6 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, अभी आपको इंपॉर्टेंस भी तो लिखनी है एसएम की। इसके बाद इंपॉर्टेंस जो लिखनी है, स्टेट द रीजन व्हाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंस में आपको ये मेंशन करते हैं। 7 पॉइंट है सर, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एग्जाम में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप एसएम की एक डेफिनेशन लिख दो, उसमें से क्रक्स वाली डेफिनेशन लिख दो, और उसके बाद ये जो 7 पॉइंट है, या तो 7 के 7 पॉइंट आपको याद है तो लिख सकते हो, नहीं तो 5 पॉइंट आप इसमें से मेंशन कर दो। क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से 4 मार्क्स का, 4 नंबर के लिए 5 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 6 नंबर का है तो उसमें डेफिनेशन भी जा रही है, 5-6 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। एक बार रीड कर देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट्स। डिस्कवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल थ्रेट्स। ये स्वॉट हो गया एक तरीके से, SWOT, स्वॉट हो गया। डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए वो डिस्कवर करना। इंप्लीमेंट चेंजेस टू ओवरकम वीकनेसेस एंड मैनेज द थ्रेट। जो भी आपकी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो करो, जो भी आपके डर है उनको मैनेज करो। प्रोवाइड विजन और मिशन और डायरेक्शन टू फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके विजन है, मिशन है, वो डिसाइड कर लो। हेल्प टू अचीव ग्रोइंग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्ड ए डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम जिसमें आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, उसका मीनिंग बताना है। 6 नंबर की वेटेज है, और बी में आपको एडवांटेजेस बताने हैं विजन के, इसकी भी वेटेज 6 नंबर की है। तो स्ट्रेटेजिक विजन पे
जो हम अपनी क्लासेस में डिस्कशन करते हैं वो स्लाइड्स आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप मेंशन करो, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? स्ट्रेटेजिक विजन डिस्क्राइब मैनेजमेंट एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर। मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या टारगेट लेकर चल रहा है। A number of organizations have summed up their vision in brief phrase. For example, कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूं हमेशा, जैसे ये नाइक है। नाइक का विजन क्या है? स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? टू ब्रिंग इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन टू एवर एथलीट इन द वर्ल्ड। इसी तरीके से न्यू स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसका स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? टू मेक लंदन द सेफेस्ट मेजर सिटी इन द वर्ल्ड। सिमिलरली डाबर का स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? डेडिकेटेड टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी हाउस होल्ड। तो इनके विजन को पढ़कर ही आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी क्या कर रही होगी। इन्फोसिस टू बी ए ग्लोबली रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेशन दैट प्रोवाइड्स बेस्ट ऑफ ब्रीड बिजनेस सॉल्यूशन लेवरेज टेक्नोलॉजी डिलीवर्ड बाय बेस्ट इन क्लास पीपल। ये क्या है? इन कंपनीज के एक्चुअल स्ट्रेटेजिक विजन है। तो ये एग्जांपल आप मेंशन करोगे, एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। स्ट्रेटेजिक विजन स्पेसिफाइज प्राइमरी 3 एलिमेंट होते हैं। फॉर्मिंग ए मिशन स्टेटमेंट दैट डिफाइंस व्हाट बिजनेस द कंपनी प्रेजेंटली इज इन एंड हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। मिशन में ये लिखा जाता है कि भाई हमारी कंपनी क्या है, हम अभी किस पोजीशन पे हैं और हम कौन है, मतलब अपने बारे में बताया जाता है, अबाउट होता है एक तरीके से। यूजिंग दिस मिशन स्टेटमेंट एज बेस टू डिफाइन लॉन्ग टर्म पाथ बाय इंडिकेटिंग चॉइसेस अबाउट व्हाट वी आर गोइंग। फ्यूचर के लिए हम कहां जा रहे हैं, क्या हमें लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ। एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग द अबव स्ट्रेटेजिक विजन इन क्लियर एंड कमिटेड टर्म। स्ट्रेटेजिक विजन हैज इंपॉर्टेंट पर्पस सच एज क्लियरली प्रोवाइड द डायरेक्शन दैट कंपनी वांट टू फॉलो। फ्यूचर में चाहते क्या हो वो आपको आइडिया लग जाएगा। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डायरेक्शन और प्रोडक्ट्स इफ स्टेटेड इन विजन स्टेटमेंट। क्रिएट पैशनेट एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टीयर द कंपनी। उठाना एक तरीके से विद ग्रेट एक्साइटमेंट इन सिलेक्टेड डायरेक्शन। क्रिएट क्रिएटिविटी इन एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर कंपनी फॉर द फ्यूचर। मतलब हर एक मेंबर जो है कंपनी का वो एक्साइटेड होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे इस विजन को अचीव करना है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑलरेडी 4 नंबर में। तो ये आप स्ट्रेटेजिक विजन में 6 मार्क्स के लिए मैटर मैंने बताया है आपको। आप डेफिनेशन लिखो, पर्पस लिखो, ये मैटर आप मेंशन कर सकते हो 6 नंबर के लिए। देन क्वेश्चन कहता है एडवांटेजेस बताओ विजन के। तो ये विजन के एडवांटेजेस में आप मेंशन कर सकते हो 4, 5, 6 पॉइंट है। 6 नंबर के लिए 6 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। गुड विजन आर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। गुड विजन फॉस्टर लॉन्ग टर्म थिंकिंग। गुड विजन फॉस्टर रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन। गुड विजन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ ए कॉमन आइडेंटिटी। Good vision are competitive, original and unique, and good vision represent integrity. They are truly genuine and can be used for the benefit of the people. ये 6 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ विजन के लिए। 6 पॉइंट है 6 नंबर के लिए क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके पहला ही जो इंट्रोडक्शन टू एसएम है उसी में से दे रखे हैं यहाँ पे। तो एग्जाम में नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि आपके जो 3 स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 8, 9, 10, तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें 12-12 नंबर का। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां पे। और लास्ट जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 ये पॉइंट दिए हैं, चारों नहीं लिखने, 3 शॉर्ट नोट आपने मेंशन करने हैं। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग पे, एनवायरमेंटल एनालिसिस पे, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी पे और बोस्टन मैट्रिक्स दैट इज बीसीजी मैट्रिक्स पे। 4-4 नंबर की वेटेज है तो 4-4 नंबर के हिसाब से आपको इन पे मैटर मेंशन कर देना। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग पे जो शॉर्ट नोट है फर्स्ट वन, उसमें देखो मैटर काफी सारा है बट आपको केवल और केवल 4 नंबर के लिए ही मेंशन करना है। तो आप शॉर्ट में मेंशन कर देना बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। इस तरीके से हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग इज ए बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इससे क्या होता है, जब चीजों को इस तरीके से बांट दिया जाए तो आप क्या देखोगे, आप अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे पैराग्राफ फॉर्मेट में है, लेकिन जब चीजों को इस तरीके से टुकड़ों में कर दिया जाता है याद करना इजी रहता है। सर बीपीआर क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ओरिजिनली पायनियर्ड इन द 1990s, फोकसिंग ऑन द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वर्कफ्लो एंड प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टारगेट पता चल गया।
बीपीआर एम टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली रीथिंक, पर्पज क्या है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का, हाउ दे डू देयर वर्क इन ऑर्डर टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस, ताकि हम अपनी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सके, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकें, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर बन सके। In the mid 1990s, as many as 60% of the Fortune 500 companies claim to either have initiated re-engineering effort or have to do so plan. मतलब जो बेस्ट 500 कंपनीज थी उन्होंने बीपीआर या तो स्टार्ट कर दी थी या सोच रही थी। बीपीआर सीक टू हेल्प कंपनीज रीस्ट्रक्चर देयर ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का मेन मतलब ही क्या होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चरिंग करना। अकॉर्डिंग टू डेवनपोर्ट 1998, बिजनेस process is a set of logically related tasks performed to achieve a defined business outcome, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के उनको अचीव करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करेंगे, स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। री-इंजीनियरिंग फोकस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू देम, इंकरेजिंग फुल स्केल रिक्रिएशन ऑफ द प्रोसेस। मेन यही है, आप अपनी प्रोसेस वगैरह को क्या करते हो, रिक्रिएट करते हो, रीस्ट्रक्चर करते हो। बीपीआर इज ऑल्सो नॉन एज, इसको बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन भी बोला जाता है, इसको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है, इसको बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट भी बोला जाता है। 4 नंबर में वैसे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट फिर भी आप और ज्यादा मेंशन करना चाहो तो और भी पॉइंट यहां पे गिवन है जो आप मेंशन कर सकते हो। काफी सारा पॉइंट है बीपीआर से रिलेटेड, इसके बेनिफिट्स भी हैं, टाइप ऑफ फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन वेयर बीपीआर कैन बी अप्लाइड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी 4 नंबर में देखो बहुत ज्यादा मैटर तो हम नहीं लिख सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस में आप जो एसएम प्रोसेस के स्टेप्स हैं उसमें स्टेप नंबर 2 जो होता है वो आप मेंशन कर सकते हो कि एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है इसमें बोथ इंटरनल एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल दोनों को एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज क्यों किया जाता है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सके प्रेजेंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, और एसेस कर सके क्रिटिकली इट्स ओवन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बस यही है एनवायरमेंटल एनालिसिस में, आप यही मेंशन कर सकते हो कि सर ये एक स्टेप है एसएम प्रोसेस का जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट एनालाइज किए जाते हैं, ताकि हम ये देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज क्या है, और हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, जिनको यूज करके हम अपने थ्रेट से बाहर आ सकें और अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है उनको ग्रैब करके बेनिफिट ले सके। इसके बाद जो तीसरा आपका शॉर्ट नोट है वो है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, मार्केट पेनिट्रेशन में आप ये मेंशन कर सकते कि फर्म इंक्रीजेज इट्स सेल्स। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब मार्केट को अब्सॉर्ब करना, एक तरीके से मार्केट को कैप्चरिंग करना। तो फर्म इंक्रीजेज इट्स सेल्स इन इट्स प्रेजेंट लाइन ऑफ बिजनेस एंड दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय प्राइस रिडक्शन करके आप मार्केट को ग्रैब कर सकते हो, प्रमोशन बढ़ाकर, डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट बढ़ाकर आप मार्केट को ग्रैब कर सकते हो, एक्विजिशन ऑफ ए राइवल इन द सेम मार्केट, आपका जो राइवल है उसको एक्वायर कर लो, मॉडेस्ट प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, अपने प्रोडक्ट में रिफाइनमेंट करके बेटर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट कैप्चर कर सकते हो। These strategies involve increasing the firm's investment in a product or market and so are generally only used in market which are growing. पैसा लगता है इसमें, इन्वेस्टमेंट लगता है तो केवल उसी मार्केट में ये बेटर है जहां पे मार्केट ग्रो होता हुआ दिखाई दे, एंड हेंस द इन्वेस्टमेंट में बी रिक्यूप्ड, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सके। इन दिस रेस्पेक्ट द स्ट्रेटजी सिमिलर टू इन्वेस्ट टू बिल्ड, पहले इन्वेस्टमेंट करो मार्केट बनाओ, and holding strategy as described by the BCG group, Boston Consulting Group। बस इतना ही मैटर है इस पे। और इसी से रिलेटेड आपका फोर्थ शॉर्ट नोट भी है। सर फोर्थ शॉर्ट नोट में आपको बोस्टन मैट्रिक्स दिखानी है। मैट्रिक्स बोला है स्पेसिफिकली, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो आपने इसके अंदर शो करनी है, या बीसीजी मैट्रिक्स में शो कर सकते हो। ये होती है बीसीजी मैट्रिक्स, ये होती है जिसमें रिलेटिव मार्केट शेयर शो किया जाता है। सर हाई हाई लो लो, चार कैटेगरी है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग्स। किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं,
तो सर स्टार का मतलब होता है हाई शेयर ऑफ ए हाई ग्रोथ मार्केट, कैश काउ का मतलब होता है हाई शेयर लो ग्रोथ मार्केट, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हाई ग्रोथ मार्केट जहां पे लो मार्केट शेयर है, और डॉग्स का मतलब होता है लो शेयर लो ग्रोथ मार्केट। क्वेश्चन ने देखो मैट्रिक्स पूछी है आपसे, आपको बहुत ज्यादा खुल के यहां पे नहीं लिखना है, आपको बहुत ज्यादा खुल के यहां पे नहीं लिखना है। आप सिंपल क्या करना, ये मैट्रिक्स बना देना और इन चारों का मीनिंग लिख देना, स्टार का, कैश काउ का, क्वेश्चन मार्क का और डॉग का मतलब एक एक लाइन में आप मेंशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर वेटेज जो है क्वेश्चन की 4 ही नंबर की है, आप बहुत ज्यादा लिख दोगे तो आपको कोई उसमें 10 नंबर नहीं दे देगा। तो इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बोस्टन मैट्रिक्स आपको बना के बस स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स का मीनिंग लिख देना यहाँ पे क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ भी मेंशन नहीं करना। तो ये इंस्टीट्यूट ने ओएमएसएम का एक एमटीपी इश्यू करा है दिसंबर 2022 के लिए। सीरीज 1 है, सेशन 1 है, सीरीज 1 है, जो भी आप कहो, S1 लिखा हुआ है, जिसका मैंने आपको डिटेल में एक सॉल्यूशन करवा दिया। इजी एमटीपी है, किसी भी तरीके का कोई नया क्वेश्चन यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। एसएम में सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ओएम में थ्योरी भी डायरेक्ट है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट है। लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के एमटीपी जब इंस्टीट्यूट इश्यू करती है उसका सॉल्यूशन हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। अगर इंस्टीट्यूट सीरीज 2 भी इश्यू करता है उसका भी सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे, इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी उससे पहले। सजेस्टेड आंसर्स भी हम लेकर आते हैं, जो इंस्टीट्यूट के पेपर्स वगैरह होते हैं। रिवीजन सीरीज चलती है हमारी पूरी की पूरी 2 महीने 3 महीने अराउंड एग्जाम से पहले। टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होता है, हम अगर कोई भी वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं तो उसका लिंक भी शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल पे फ्री टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करते हैं, किस दिन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हम लेते हैं, कौन से चैप्टर का किस दिन टेस्ट होगा वो हम उस पे डालते हैं, अकॉर्डिंगली पेपर भी वहीं पे डालते हैं, नेक्स्ट डे हम उस पे सॉल्यूशन भी अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करके रखोगे तो नो डाउट थोड़े बहुत हमारे वहां पे एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन वगैरह भी आते हैं। अगर आप के लिए बेनिफिशियल है आप उनको देखो, अदरवाइज सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का यही है कि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होती है या यूट्यूब पे कोई भी नया वीडियो वगैरह होता है उसका लिंक हम वहां पे जरूर शेयर करते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज हम वहां पे कंडक्ट करते हैं, तो काफी बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।